अच्छा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में लास्ट डिस्कस किया था कि जब एल्टीट्यूड पर होते हैं तो एल्टीट्यूड पर डेंसिटी लो होती है, टेम्परेचर लो होता है, काइनेटिक एनर्जी लो होती है, और इन सारे रीजंस की वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है। अच्छा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ साथ इसमें एक बैरोमीटर का कॉन्सेप्ट होता है। बैरोमीटर का कॉन्सेप्ट सिंपल सा ये है कि आपके सिलेबस में मतलब एक टॉपिक है बैरोमीटर का, और बैरोमीटर यूज इसलिए किया जाता था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसे हम, या आप उसे एक डिवाइस से एक सेटअप कह लो जो बैरोमीटर का सेटअप होता है। सर आज के दिन में हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा ना सारा? हाँ, मैक्सिमम देखते हैं कहाँ तक कंप्लीट हो पाता है वर्क एनर्जी पावर। मतलब और कितना बचा है हमारा? अभी तो हम वो प्रेशर वगैरह कर रहे हैं और अभी बस। वर्क एनर्जी पावर का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इसके बाद बैरोमीटर तो छोटा सा है, तो वर्क अच्छा। एनर्जी पावर देखते हैं कि कितना कवर होता है। और सर वो मोमेंटम, वो कब? मोमेंटम तो हो गया लास्ट टाइम, उससे पहले मोमेंटम किया था, और मोमेंट भी कल किया था, तो मोमेंट और मोमेंटम तो हो चुके हैं। अच्छा अच्छा जी, ओके। तो बस आखिरी वर्क एनर्जी पावर है। हाँ, बस वही एक मेजर अब इसमें रह गया टॉपिक जर्नल फिजिक्स में, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। तो सर ये हमारा तो इतना जल्दी कंप्लीट हो गया, स्कूल में इतना मतलब टाइम क्यों लेते हैं? मतलब जो बाकी टीचर्स भी हैं बहुत मतलब इशू बनाते हैं कि जनरल असल फिजिक्स में बहुत। अभी ये है कि वैसे तो ये लेंदी है, लेकिन अब क्योंकि टाइम भी शॉर्ट है तो उसमें हमने उन चीज़ों को पहले बस कवर करना है जो आपके पास टू द पॉइंट एग्जाम से रिलेटेड आती हैं। क्योंकि अभी तो क्वेश्चंस भी आप बाकी सारे करोगे इसमें, तो फिर आपको और आइडिया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं और उन्हें आपने किस तरह से कवर अप करना है। क्योंकि अभी तो हमने कंप्लीट कर लेंगे ये, और टॉपिक्स के साथ साथ फिर इसमें क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस आपके पास इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इसके साथ फिर आप साइड बाय साइड खुद से क्वेश्चंस करते रहोगे। टॉपिक्स यही होंगे, इन्हीं से रिलेटेड होंगे, लेकिन क्वेश्चन में आइडियाज आपको और पता चल जाते हैं कि इसमें आइडियाज किस किस तरह से क्वेश्चंस के आ सकते हैं। तो सर आपने कुछ मतलब छोड़ा छोड़ा है कि टॉपिक्स कुछ? बस नहीं, मेन टॉपिक्स करे हैं आपने, सारे करवाए हैं? टॉपिक सारे यही हैं, लेकिन जब क्योंकि पहली बार कर रहे होते हैं ना तो उसमें टाइम लगता है समझने में, क्योंकि हर कोई एक बार में इतना शॉर्ट में नहीं समझ पाता। उसको एग्जांपल्स बतानी पड़ती हैं, क्वेश्चंस करवाने पड़ते हैं, किसी को फिर भी टॉपिक नहीं समझ आता। तो इस वजह से ये, क्योंकि फर्स्ट टाइम होता है, क्वेश्चंस भी आपके पास डिटेल होते हैं, मल्टीपल टाइप की इंफॉर्मेशंस आती हैं, तो हर किसी को एक बार में जल्दी से समझ नहीं आता। बहुत सारों को ऐसा होता है कि उन्होंने कर लिया, उनको समझ आ गया, दोबारा करने बैठे नहीं आ रहा, फिर समझाया समझ आ गया, करने बैठे खुद से नहीं आ रहा। तो कुछ के साथ ये प्रॉब्लम भी होती है। तो इस वजह से जो है वो ये लेंदी है सबसे, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा चैप्टर्स हैं, तो इसलिए इसमें सबसे टाइम ज़्यादा लगता है इस वजह से। बाकी में इतने चैप्टर्स नहीं है बाकी किसी सेक्शन में। सर कुछ माइनर डिटेल्स भी पूछते हैं कि मतलब घुमा फिरा के कुछ सवाल पूछते हैं ना, बिल्कुल माइनर से डिटेल्स होते हैं। इतना ज़्यादा खैर कुछ खास होता नहीं है, लेकिन ये है कि ग्राफ्स में बस होता है कि इंफॉर्मेशन थोड़ी सी डिटेल आपको करके दे देते हैं। मीनिंग उसका सिंपल सा ही होता है, लेकिन वो आपको थोड़ी सी स्टेटमेंट ऐसे लिख कर देते हैं कि समझने में आपको थोड़ा सा टाइम लगे। बस ये चीज़ें होती है, और तो कुछ इतना खास नहीं होता मुश्किल। ओके। अच्छा, इसमें बैरोमीटर का कॉन्सेप्ट सिंपल सा है। बैरोमीटर की अगर आप रिप्रेजेंटेशन देखो, उससे रिलेटेड कोई इतना डिटेल क्वेश्चन आता नहीं है। बैरोमीटर का सेटअप बहुत आसान सा है। उसमें ये होता है कि एक ट्यूब में आपने लिक्विड फिल करना होता है। इसकी एक डायग्राम आपको यहाँ मिल भी जाएगी। ये रही। इस तरह का सिंपल सा आपके पास सेटअप होता है, इसे हम बैरोमीटर कहते हैं, और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने में हेल्प करता है। अब इसमें आप जैसे क्वेश्चन में देख रहे हो, उन्होंने लिखा हुआ है कि मरकरी फिल है इसमें। ठीक है, और नीचे जो डिश है उसमें भी मरकरी है, तो दोनों में एक जैसे लिक्विड्स होने चाहिए। अब होता है कि ट्यूब में आपने फिल किया, और फिल करने के बाद आप उसे कवर करते हो, जो उसका माउथ है उसे कवर करके, और फिर इन्वर्टेड फॉर्म में इस डिश में रख देते हो। और डिश में भी आप देख सकते हो कि इसका जो फेस है वो
टच नहीं कर रहा बेस को, क्योंकि अगर टच करेगा तो फिर चेंज नहीं आएगा, जैसा है वो वैसे ही रहेगा। तो ये आपके पास जो सरफेस है ये इसका बेस से ऊपर होना चाहिए ताकि इसमें ट्रांसफर पॉसिबल हो सके। सर आप रिपीट करेंगे ये वाला पॉइंट फिर इसमें से? ये होता है कि आपने ट्यूब लिया, जिस तरह नॉर्मल ग्लास या बॉटल होती है तो बॉटल का माउथ ऊपर की तरफ होता है। आपने क्या किया, उसके ऊपर जो है वो थंब रख के या उसे कवर करके इन्वर्टेड किया, मतलब अपसाइड उसकी डाउन की, और उसे डिश में रख के फिर ओपन कर दिया। ठीक है। उससे ये होगा कि ये जो मरकरी था ट्यूब के अंदर और जो मरकरी था डिश के अंदर, ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, फिर इनकी क्वांटिटी जो है वो चेंज हो सकती है। उसका रीजन ये है कि यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इस जगह से अप्लाई होगा, क्योंकि ये जगह ओपन है। तो यहाँ से एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो इस लिक्विड पे आराम से एक्ट कर सकता है, क्योंकि ये साइड ओपन है। और जब आपने ट्यूब को फिल किया था, तो ट्यूब को फिल करने का मतलब ये था कि आप उसमें पूरा लिक्विड फिल कर दो, उसमें कोई बबल ना हो, ताकि एयर पार्टिकल का जो हमने प्रेशर नोट करना है एटमॉस्फेयर का, वो इजीली हो सके। तो इस वजह से हमने कंप्लीट उसको लिक्विड से फिल किया। और मरकरी इसलिए यूज करते हैं क्योंकि मरकरी जो है वो वॉल्स पे स्टिक नहीं होता, वाटर जो है वॉल्स पे स्टिक हो जाता है, जिसकी वजह से बबल बनने के चांसेस होते हैं। क्योंकि अगर बबल बन जाएगा तो फिर इनसाइड और आउटसाइड दोनों जगह एयर आ जाएगी, तो फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके पास एक्यूरेटली मेजर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कंप्लीट इसमें लिक्विड फिल करते हैं मरकरी, और फिर इसे इन्वर्टेड रखते हैं। इन्वर्टेड रखने के बाद क्या होता है कि जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर से एक्ट कर रहा होगा लिक्विड में, तो ये लिक्विड के अंदर उतना लेवल मेंटेन करेगा, इस तरह से। ठीक है। तो एटमॉस्फेयर का जितना प्रेशर उसे बाहर से मिल रहा है, लिक्विड उतना पुश करेगा मरकरी को ट्यूब के अंदर, तो एक लेवल मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस लेवल तक मरकरी ने मेंटेन किया। और कुछ पार्ट जो है वो अब ये वाला, ये एम्प्टी हो गया, ये कंप्लीट वैक्यूम है। क्योंकि यहाँ पर पहले मरकरी था, अब वो मरकरी डिस्प्लेस होकर थोड़ा सा नीचे चला गया, तो यहाँ पर अब रह गया वैक्यूम, क्योंकि एयर तो इसके अंदर थी ही नहीं। तो अब इस सिनेरियो में आपको एक हाइट की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पर मार्किंग्स देख सकते हो, ऑलरेडी मार्किंग्स हुई भी हैं। तो आपके पास जो इम्पोर्टेंट मार्किंग है जो आपने यूज करनी है, वो वाली मार्किंग होगी क्यू से लेकर आर तक। क्योंकि क्यू से लेकर आर तक जो है वो, ये हमारे पास डेप्थ होगी जो हमें नोट करनी होती है। तो अब आप ये देख सकते हो, आर जो है वो लिक्विड का लेवल है डिश के अंदर, और क्यू जो है वो लिक्विड का लेवल है ट्यूब के अंदर। तो लिक्विड से लिक्विड तक का जो डिस्टेंस है वो बस आपको मेजर करना होता है। ठीक है। और जब डेप्थ की वैल्यू आ जाएगी, तो जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था प्रेशर इन लिक्विड वाला, रो जी एच, अब आप इसमें यहाँ पर हाइट यानी डेप्थ की वैल्यू लिखोगे, जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, डेंसिटी मरकरी की कांस्टेंट होगी। उन वैल्यूज को आप सब्स्टिट्यूट करोगे और आपको जो है वो एटमॉस्फेयर का प्रेशर पता चल जाएगा। मतलब मरकरी का जो इंटरनल प्रेशर है और बाहर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जब तक वो बैलेंस नहीं होगा तब तक मरकरी का ये लेवल जो है वो कम होता जाएगा। ट्यूब के अंदर एक लेवल पर आकर वो रुकेगा लाजमी, और वो तब रुकेगा जब आपके पास प्रेशर ऑफ मरकरी बैलेंस हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। ठीक है। तो उस लेवल पर आकर ये मरकरी लिक्विड अपने इस ट्यूब में स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। के बाद ये द मर्करी लेवल इन द ट्यूब फॉल्स, लीविंग अ वैक्यूम एट द टॉप। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है। तो अब आपने इसमें बताना है व्हेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉल्स विच लेंथ डिक्रीजेस। अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि क्यू से लेकर आर तक की जो लेंथ है, ये आपको हेल्प करेगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर फाइंड आउट करने में।
टू फाइंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो फाइंड करने के लिए ये वाली लेंथ यूज कर रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, जैसे हाइट पर जाते हैं तो वहां पर कम होता है, तो कौन सी लेंथ कम होनी चाहिए। तो बेसिकली ये जो क्यू और आर वाली लेंथ है ये कम हो जाएगी, क्योंकि जब तक इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर बराबर नहीं होगा तब तक ये लेंथ कम होती जाती है। ठीक है, और एक लेवल पर आकर रुक जाती है। अभी आपने एक्सपेरिमेंट किया, वहां पर ये लेंथ थी, ये डेप्थ थी, क्यू आर। और जब आप किसी ऊपर लेवल पर जाओगे जहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कम है, तो डेफिनेटली जब आपके पास डेप्थ कम होगी तो प्रेशर की वैल्यू भी कम आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास क्यू और आर था, आप इसे यूज करोगे डिक्रीज करने के लिए। ठीक है, तो ये इसमें बैरोमीटर का कॉन्सेप्ट आ गया। इसमें इसी टाइप के बस क्वेश्चंस होते हैं, इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ भी आपने नहीं लिखना होता डिटेल। बस ये इसकी सिंपल सी डिस्क्रिप्शन आपको बस पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो लास्ट आपके पास टॉपिक है इसमें, वो वर्क एनर्जी पावर का है। और वर्क एनर्जी पावर भी आपके पास एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इजी लेकिन इम्पॉर्टेंट भी है वो साथ साथ। सर इनके सब बेसिक बेसिक क्वेश्चंस तो आते हैं, लेकिन सर कुछ एक्सट्रीम इनके मुश्किल क्वेश्चंस होते हैं घुमा फिरा के जो देते हैं ये लोग। बहुत कम होते हैं, क्योंकि इसमें कुछ इतना मुश्किल है नहीं, क्योंकि इसमें वो सारे टॉपिक्स हैं जो हम साइंस में अक्सर पढ़ते आए हैं। वर्क एनर्जी पावर, मोमेंटम एक थोड़ा सा नया था, मूवमेंट एक थोड़ा सा नया था, लेकिन प्रेशर, वर्क एनर्जी, फोर्सेस, मोशन, ये चीजें ऐसी जो साइंस में हमने काफी बार पहले पढ़ी हैं। तो इसलिए इसमें कुछ इतना नया नहीं होता हमारे लिए, बस ये होता है कि फॉर्मूला नया आ गया, कैलकुलेशन नहीं आ गई। तो बहुत ही कम होता है ऐसा कि आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा हो। लेकिन ये है कि 90% जो है वो आराम से हो जाता है, समझ आ जाता है, और क्वेश्चन भी हो जाता है अगर आपने पूरा पढ़ा हुआ है और आपको सारी चीजें याद है तो। ठीक है, हाँ वो एक अलग बात है, आप भूल गए तो नहीं हो पा रहा, वो एक अलग चीज़ है। वरना इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ होती नहीं, क्योंकि टाइम भी लिमिटेड ही होता है हमारे पास। तो वो इतना ज़्यादा डिटेल घुमा फिरा के सारे क्वेश्चंस नहीं दे सकते, क्योंकि स्टूडेंट के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इतना ज़्यादा सोच के करे। ठीक है, हाँ 10 में से एक क्वेश्चन होता है, जैसे एमसीक्यूज 40 होते हैं टोटल, उसमें से आपको 2-3 क्वेश्चन ऐसे लाजमी हर पेपर में मिलते हैं जो कि टाइम लेते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन पहली बार पढ़ने में बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो उसको आप छोड़ के पहले आगे चले जाओ, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, और अगर उसमें टाइम ज्यादा लगा दिया तो 10 मिनट भी निकल जाते हैं, पता नहीं चलता। तो एमसीक्यूज में यही होता है, एक बार पढ़ो, समझ आ गया फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, डायरेक्ट कैलकुलेशन करो, टिक किया, आगे चले जाओ। ठीक है, सही है या गलत है उसको बाद में आप देखना जब टाइम बच जाए। ठीक है, क्योंकि जितना था अटेम्प्ट कर लिया एक बार में, फिर आगे चले जाओ। तो उसमें टाइम भी सेव होगा और क्वेश्चंस आप आगे जा भी सकते हो इजीली, वरना एक बार अगर अटके तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अच्छा, वर्क एनर्जी पावर में हमारे पास 3 कैटेगरीज है। वर्क एनर्जी पावर, सबसे पहले वर्क की बात करते हैं, वो सिंपल है बहुत इसमें। वर्क या वर्क डन का कॉन्सेप्ट हम तब यूज़ करते हैं जैसे हमारी डेली लाइफ में हम काफ़ी सारी एक्टिविटी को वर्क का नाम देते हैं। यहाँ पर भी सेम उसी तरह का कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफाइन करने में अलग होगा। यहाँ पर डिफाइन इस तरह से किया जाता है कि जब ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस करेगा। तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट या उसकी जो मूवमेंट की डायरेक्शन है वो उसकी फोर्स की डायरेक्शन के साथ होनी चाहिए, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन जब सेम होगी तो फिर हम उसे वर्क डन का नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो वर्क डन की डेफिनेशन प्रॉपर ये लिखेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन सेम डायरेक्शन।
तो वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा W = F × D, क्योंकि फोर्स खुद वेक्टर क्वांटिटी है तो इसलिए उसमें डायरेक्शन आती है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है। तो अगर आप एक बॉक्स को या टेबल को आगे की तरफ पुश कर रहे हो तो डेफिनेटली आप फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगाओगे। ठीक है, अक्सर ऐसा भी होता है जैसे कार्ट वगैरह होता है, और या आपके पास कोई ट्रॉली है या कोई मतलब इस तरह का है ट्रॉली टाइप, जिसे आप थ्रेड के साथ या रोप के साथ बांध कर उसे पुल कर रहे हो। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा एंगल बन जाता है। वो कार्ड छोटी होती है हाइट में और रोप हमारे पास ऊपर लेवल पर आती है, तो उसमें एंगल एक बन जाता है। तो उसमें भी वर्क डन हो जाता है, लेकिन वो वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा फिर एंगल्स के साथ बस सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन फिलहाल वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। हम सारी एग्जांपल्स वही देखेंगे जिसमें बिल्कुल सीधा सीधा एक ही लाइन में वर्क डन हो रहा हो। ठीक है, इसका जो यूनिट होगा, इस ऑब्जेक्ट पर आपने फोर्स अप्लाई की और इसी डायरेक्शन में इसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई, इसे हम कहेंगे वर्क डन। और दूसरी बात ये कि जो इसका ऐसा यूनिट होगा, ऐसा यूनिट हम यूज करेंगे जूल्स। अच्छा, अब जूल्स में होगा ये, इसका ऐसा यूनिट वैसे तो F × D न्यूटन मीटर भी हम कह सकते हैं, लेकिन न्यूटन मीटर आपको याद होगा हमने मोमेंट्स के लिए लिखा था, मोमेंट्स का भी फॉर्मूला F × D था, लेकिन वहां पर D की वैल्यू के बारे में आपको मैंने बताया था कि वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। इसका फॉर्मूला भी FD है, लेकिन यहाँ पे D का मतलब अलग था बिल्कुल, यहाँ पे अलग है। और दोनों की यूनिट्स को अलग करने के लिए यहाँ पर हम जूल्स यूज करेंगे ताकि मिक्सअप ना हो, क्योंकि अगर कहीं न्यूटन मीटर लिखा होगा तो फिर उसमें अक्सर डाउट हमें हो सकता है कि ये मोमेंट की क्वांटिटी है या वर्क की, क्योंकि दोनों का यूनिट एक ही आ रहा है। तो इसलिए हम इसका जूल्स लिखेंगे और आपको जूल्स ही लिखा हुआ मिलेगा हर जगह पर, ताकि कंफ्यूजन ना हो। और इसके अलावा वर्क डन में और कुछ इतना ज़्यादा नहीं है, इसमें आपके पास बस इसी तरह की फोर्स और डिस्टेंस की वैल्यू होगी और आपने उसमें वर्क डन फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल अगर इसमें कुछ बेसिक एमसीक्यूज आप देखो तो आपको एमसीक्यूज इस तरह के मिल जाएंगे। जैसे कि एक ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। A 300 Newton force is applied to a box to move it up a ramp. How much work is done by the force when moving the box from X to Y? तो जब X to Y तक आप मूव करोगे बॉक्स को तो कितना वर्क डन वो करेगा। ठीक है, अब X से Y तक अगर आप देखो तो X से Y तक जो भी लाइन बन रही है उसी लाइन में फोर्स अप्लाई हो रही है। ठीक है, आपके पास इस डायरेक्शन में से मूव करवाना है और इसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है, क्योंकि यहाँ पर और भी बहुत सारी मार्किंग गिवन है। तो आपने कौन सी वाली मार्किंग लेनी है, ये वाली 5, क्योंकि 5 जो है वो X और Y के बीच का डिस्टेंस है और यहाँ पे फोर्स कितनी अप्लाई हो रही है, 300। तो इसमें सिंपल सा आंसर आ जाएगा 1500 जूल्स। तो बस इसमें आपने ये देखना होता है कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन एक जैसी हो, क्योंकि यहाँ पर अक्सर हो सकता है कुछ लोग इसे डिस्टेंस कंसिडर कर लें कि ये हॉरिजॉन्टल है, कुछ वर्टिकल को भी ले सकते हैं। अच्छा, कुछ जगह पर ऐसा होता है वो पूछते हैं वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। अगर लेट सपोज वो यहाँ पर क्वेश्चन पूछते वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड, तो अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब ये हुआ कि अब हाइट की बात हो रही है। ठीक है,
क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ पुल करती है, और अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो आप अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे हो। तो इस कंडीशन में जो आप वर्क डन निकालते हैं वो आप निकालते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फोर्स यही है 300, लेकिन डी की जगह पर आप ये 3 वाला डिस्टेंस लेते, हाइट वाला। ये जो आपको आंसर मिलता है ये होता है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है। तो ऑप्शन ए में जो लिखा हुआ है ये वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड है। और 4 मीटर वाला तो पॉसिबल ही नहीं है अभी फिलहाल, क्योंकि हॉरिजॉन्टल तो हम उस रास्ते पे भी जा ही नहीं पा रहे। तो वो नहीं हो सकता अभी। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा वर्क डन का ये कॉन्सेप्ट हो गया सिंपल सा। उसके बाद आते हैं एनर्जी के कॉन्सेप्ट पे। एनर्जी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपको वर्क डन करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। डेली लाइफ में भी हम एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ठीक है। जैसे आपको वर्क करने के लिए फूड एज अ एनर्जी हम यूज करते हैं, कार में हम फ्यूल एज ए एनर्जी यूज करते हैं, सर्किट्स में हम बैटरी एज ए एनर्जी यूज करते हैं। तो इस तरह से हर जगह पर आपको डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है टू परफॉर्म वर्क। तो एनर्जी की डेफिनेशन यही होगी सेम। एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो वर्क डन करने के लिए जो आपके पास बॉडी में एबिलिटी होती है, अब वो जहाँ से भी आ रही हो, सोर्स से, जिस सोर्स से भी, तो उसी चीज को हम एनर्जी कह रहे हैं। ठीक है। और इसके अलावा एनर्जी में अब काफी सारी कैटेगरीज होती हैं। ठीक है। अब हमारे पास डेली लाइफ में बहुत सारे एनर्जी के सोर्सेज आते हैं। ठीक है। जैसे हमारे पास थर्मल है, इलेक्ट्रिकल है, और सोलर है। तो इस तरह से आपके पास बहुत सारी जो है वो आपको वो मिल जाती हैं रिसोर्सेस। ठीक है। और उन्हीं रिसोर्सेज के रिस्पेक्ट से अगर हम बात करें, तो इसमें बहुत सारी कैटेगरीज बन जाएंगी। ठीक है। अभी वो कैटेगरीज की हम फिलहाल बात नहीं कर रहे, क्योंकि उसमें बहुत सारी कैटेगरीज बनती हैं। वो फिर क्वेश्चंस के साथ जो है वो वन बाय वन आपको खुद ही पता चलती जाएंगी। जैसे सोलर है, न्यूक्लियर है, थर्मल है, इलेक्ट्रिकल है, और जियो थर्मल है, टाइडल है। तो इस तरह की कैटेगरीज आपके पास काफी सारी बनती हैं। उनको पहले हम जर्नल कैटेगरी में कैसे डिवाइड करते हैं ये देख लेते हैं। जर्नल कैटेगरीज आपके पास दो हो सकती हैं। एक को हम रिन्यूएबल कहते हैं और एक को नॉन रिन्यूएबल कहते हैं। ठीक है। अच्छा, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज उन्हें कहेंगे हम। ठीक है। तो उसकी अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल, तो एक हमारे पास कैटेगरी होती है एनर्जी की नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ठीक है। अब इसमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो है वो सारे एनर्जी के रिसोर्सेज जिन्हें आप एक बार ही यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है। और उसके बाद फिर दोबारा यूज करने के लिए उसे दोबारा आपको प्रोडक्शन प्रोसेस करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम डेली लाइफ में जो फ्यूल यूज करते हैं। ठीक है। अब फ्यूल यूज जो करते हैं बेसिकली वो ऑटोमेटिक तो हमें नहीं मिल रहा। वो पूरा उसका प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस से वो जनरेट होकर हमारे पास आता है, फिर हम उसे यूटिलाइज करते हैं। तो वो नॉन रिन्यूएबल है। ठीक है। सर मुझे एक सवाल पूछना था, ऑफ टॉपिक है लेकिन। हम्म। सर ये सारे जितने भी हमारे 6 चैप्टर्स हैं इनमें से सबसे इजीएस्ट कौन है, मतलब जिसमें से सबसे इजी सवाल आते हैं? यही सबसे इजी है, पहला वाला।
क्योंकि ये मोस्टली जर्नल डेली लाइफ का होता है। इलेक्ट्रिसिटी में सारा सर्किट्स पे डिपेंड करता है। अब सर्किट्स तो हम डेली लाइफ में यूज़ करते ही नहीं इतना ज़्यादा। और बाकी जो है वो ऑप्टिकल में भी लाइट को हम इतना ज़्यादा डीप नहीं देखते डेली लाइफ में, बस सिंपल सिंपल देखते हैं। तो सबसे आसान ये जनरल फिजिक्स है। सबसे आसान फिर जर्नल ही होता है, क्योंकि हमारी डेली लाइफ में काफ़ी सारी जगह पर है, और इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी सुनी भी, देखी भी, और बेसिक साइंस में पढ़ी होती हैं। ठीक है। ओके। तो यहाँ पर बेसिकली आपके पास नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें, डेफिनेशन लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। आपको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बहुत सारी डेफिनेशंस मिल भी जाएंगी। ठीक है। सोशल स्टडीज में भी हम ये वाला टॉपिक कहीं ना कहीं पढ़ते हैं, बेसिकली एनर्जी से रिलेटेड। तो वहां पर भी आपने शायद पढ़ा हो कहीं ना कहीं। तो फिलहाल हम इसको सिंपल इस तरह से डिफाइन करें कि इनका जो कंजम्पशन रेट होता है वो एक्सट्रीमली हाई होगा। जैसे अब आप फ्यूल की एग्जांपल ले लो, हम डेली लाइफ में जितने व्हीकल्स हमारे पास सराउंडिंग में हम देख रहे होते हैं, तो उसमें कंजम्पशन रेट कितना हाई होता है। लेकिन हमें पता है कि इतनी ज़्यादा हमारे पास प्लांट्स और फैक्ट्रीज नहीं है जो इनकी रिप्रोडक्शन पे काम कर रही हूँ, ठीक है, ताकि इन्हें डेली लाइफ पे इतना बनाया जा सके। और हमें ये भी पता है कि थोड़े टाइम बाद, मतलब कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद, ये सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि इनके रिसोर्सेज जो है वो भी लिमिटेड ही है हमारे पास। तो हम जो नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है अनलिमिटेड फॉर्म में, हम उसे कम यूज़ कर रहे हैं। और जो लिमिटेड है हम उन पे ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं। जैसे सोलर हमारे पास, अब आपने देखा होगा कि सोलर पैनल्स को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, पहले नहीं कर रहे थे। ठीक है। तो सोलर पैनल में क्या है कि सोलर एनर्जी तो अनलिमिटेड है, उसमें आपको कुछ करना भी नहीं पड़ रहा, बस आपने सिंपल सोलर पैनल को इंस्टॉल किया और एनर्जी जनरेट हो रही है। आसान प्रोसेस। लेकिन हम यूज़ नहीं कर रहे थे, अब यूज़ करना शुरू किया है। ठीक है, जब बाकी रिसोर्सेज महंगे हो गए। तो ये बेसिकली आपके पास इनका कंजम्पशन रेट वैसे हाई हो था, अभी भी है और आगे भी होता ही रहेगा, इनकी रीजनरेशन से ज़्यादा, एज कंपेयर टू द रीजनरेशन रेट। और इसमें जो हमारे पास नाम होंगे, ठीक है, उसमें सबसे पहले आ जाएगा कोल। पहले जो हम इंजन यूज करते थे उसमें मोस्टली कोल होता था। ठीक है, अब कम हो गया, लेकिन फिर भी ये नॉन रिन्यूएबल है। ऑयल, नेचुरल गैस, और न्यूक्लियर। ठीक है, तो ये नाम आपके पास सिलेबस में भी इसी तरह एज इट इज है, ये आपको पता होनी चाहिए इनके बारे में, ताकि ये आप मेंशन कर सको कि कौन सी कैटेगरी जो है वो इसमें रिन्यूएबल में आ रही है और कौन सी जो है वो नॉन रिन्यूएबल में आ रही है। इसके बाद रिन्यूएबल रिसोर्स पे जाते हैं। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं कि जिन्हें आप बार बार यूटिलाइज कर सकते हो, और वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं। अब ये जो नॉन रिन्यूएबल है ना, इनके बारे में आप ये बात भी कह सकते हो कि ये लिमिटेड है।
ठीक है, मतलब वो जो आप देखते हो कि इतने एयर्स के बाद जो है ये सारी चीज़ें हमारे पास नहीं अवेलेबल होंगी, लिमिटेड हो जाएंगी, शॉर्टेज हो जाएगी, तो इसका मतलब है आप उन्हें काउंट कर सकते हो। ठीक है, तभी आपने उसका एक एस्टिमेट बताया। अब कोई आपसे पूछे सोलर के बारे में, आपको नहीं पता ना, आप एस्टिमेट कर सकते, क्योंकि वो तो नेचुरली प्रोसेस चल रहा है। जब तक चलेगा तो हमें मिलती रहेगी, जब अचानक बंद होगा तो कभी भी हो सकता है, तो उसके बारे में हम कुछ भी कह नहीं सकते। तो वो हमारे पास जो सोर्स है वो अनलिमिटेड है बेसिकली, तो उन्हें हम यूज करते हैं रिन्यूएबल के तौर पे। सर ये रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल हमने ज्योग्राफी में भी पढ़ा। हाँ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लाजमी आपने पढ़ा होता है सोशल स्टडीज या इस तरह के पाकिस्तान स्टडीज के सिलेबस में। तो ये सेम वही चीज़ है, तो आप यहाँ पर वही डेफिनेशंस भी लिख सकते हो, उसमें कोई मसला नहीं है। तो रिन्यूएबल के बारे में ये होगा कि इनका रीजनरेशन रेट बहुत हाई होता है, क्योंकि डेली लाइफ में हम देखते हैं जैसे सोलर के लिए, अभी तो जैसे समर सीजन चल रहा है तो सोलर एनर्जी आपको बहुत ही ज़्यादा मिल रही होती है डेली लाइफ उसमें, डेली आपको टाइम में 24 आवर्स में। लेकिन हम उसे उतना यूटिलाइज नहीं कर रहे। पहले से थोड़ा सा ज़्यादा करने लग गए, लेकिन फिर भी बहुत सारी एनर्जी अवेलेबल है जो हम यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते। हम सेम वही नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके और वही यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो रीजनरेशन रेट इज हाई एज कंपेयर टू कंजम्पशन। और इसमें जितने नाम आएंगे उसमें काफी सारे आपको नाम मिल जाएंगे। सबसे पहले सोलर आ गया, उसके अलावा विंड एनर्जी। विंड मिल्स हमने देखा है कि बहुत ओपन एरियाज में लगे होते हैं। ठीक है, लेकिन वो भी बहुत लिमिटेड लगे होते हैं, इतने ज्यादा नहीं है। वाटर वेव्स हो गया, टाइडल वेव्स हो गई, जियोथर्मल, बायोगैस। ठीक है। अच्छा, इसमें एक जो टाइडल का नाम है ना, बेसिकली वेव्स और टाइडल ये दोनों आपको लग रहा होगा सेम सेम है, लेकिन टाइडल का नाम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसको जनरेट करने का, जैसे रात में आपने देखा है कि वाटर सी वाटर की वेव्स बहुत हाई होती हैं, तो इस टाइडल वेव का जो मेन सोर्स होता है ना वो मून होता है। मतलब मून से इसको ज्यादा जो है वो एनर्जी मिलती है जनरेट होने के लिए। ठीक है, बाकी सन से भी मिलती है, लेकिन मून इसके लिए एज अ मेन सोर्स होता है। क्योंकि हमारे सिलेबस में ये पॉइंट लिखा हुआ है और ये क्वेश्चन भी आपको पास पेपर में बहुत सारी जगह पर मिलेगा कि व्हाट इज द मेन सोर्स फॉर द टाइडल वेव। तो इसके बारे में ये मून वाला वर्ड बस आपने याद रखना है, ज्यादा डिटेल में पूछेंगे कैसे कहाँ और कब होता है। बस ये पूछेंगे कि नाम बताना है कौन इसका मेन सोर्स है, जैसे सोलर के लिए सन है, विंड के लिए एटमॉस्फेयर में हमारे पास जो एयर पार्टिकल्स हैं। ठीक है, जियोथर्मल के लिए अंडरग्राउंड रॉक्स हैं, बायोगैस के लिए जो आपके पास जनरेट होती है जो डेड बॉडीज हैं उनसे। तो ये सारी चीजें हमारे पास होती हैं। इसी तरह से टाइडल के लिए जो मेन सोर्स होगा वो मून यूज करते हैं। तो बस ये आपने एक छोटी सी चीज इसमें याद रखनी है, बाकी इसमें कोई और ऐसा स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है जो बहुत छोटा माइनर सा हो और वो काफी पूछा जाता हो। इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस आएंगे, मतलब जरूरी नहीं कि वो डेफिनेशन पूछे, आपको कोई सेटअप बना कर दे देते हैं वो। फिर उसमें पूछते हैं यहाँ पर ये एनर्जी थी, ये किस में कन्वर्ट होगी, फिर आगे किस में कन्वर्ट होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, वो भी अभी हम देखेंगे। और उस क्वेश्चंस में आपके पास बेसिकली होता यही है, क्योंकि इसमें एक तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है।
क्योंकि सिर्फ वही दो फॉर्मूला है एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमारे सिलेबस में। लेकिन उसके अलावा जो एनर्जी कन्वर्जन्स हैं उसके बारे में वो आपसे काफ़ी चीज़ें पूछ लेते हैं डिफरेंट सेटअप्स की फॉर्म में। जैसे अभी ये रीसेंट पेपर्स में से एक ही आपके पास क्वेश्चन है। ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये रिपीटेड भी है, मतलब ये आपको पास पेपर्स में काफ़ी जगह नजर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, मैनी मेथड्स ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल पावर इन्वॉल्व यूज ऑफ वाटर। डिस्क्राइब वन मेथड ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम एनर्जी स्टोर्ड इन वाटर। तो वाटर में जो एनर्जी स्टोर होती है उससे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे बनाते हो, तो इसमें डैम की एग्जांपल है बेसिकली। जो डैम का सेटअप होता है उसमें एनर्जी को, मतलब वाटर को स्टोर किया जाता है और एक हाइट से ड्रॉप किया जाता है। तो उसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो काइनेटिक में कन्वर्ट होती है, क्योंकि जब पार्टिकल मूव कर रहे हो या बॉडी मूव कर रही हो तो उस वक्त उसकी एनर्जी होती है काइनेटिक। ठीक है, अभी हम वैसे पढ़ेंगे भी डिटेल में, लेकिन अभी फिलहाल सिंपल याद रखने के लिए, जब कोई बॉडी मूव करती भी आपको नजर आए तो उसकी एनर्जी है काइनेटिक। और जब वो किसी पॉइंट पर है, एक जैसे आपने रबर बैंड को स्ट्रेच किया, अब आपको मतलब ये चीज पता होती है कि जितना आप उसे स्ट्रेच करोगे वो उतनी जोर से जाके हिट करेगा सामने ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो ये चीज क्या होती है कि हमें उसकी पोजीशन से पता चल रहा है। आपने एक ऑब्जेक्ट को फोर्थ फ्लोर पे रखा, अब आप उसे वहां से ड्रॉप कर रहे हो, जैसे एक बॉल है आप उसे वहां से ड्रॉप कर रहे हो, तो आपको पता है कि इसका बाउंस ज्यादा होगा। आपने अभी किया नहीं एक्सपेरिमेंट, लेकिन आपको पहले से पता है और ऐसा ही होगा। ठीक है, क्योंकि आपको उसकी पोजीशन के हिसाब से आइडिया हो रहा है। तो जब आप पोजीशन के अकॉर्डिंगली एनर्जी को चेक करते हो या मेजर करते हो तो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, क्योंकि आपको पता है ग्रेविटी है, जितना दूर लेकर जाएंगे उतना उसे वो अट्रैक्ट करेगी और उतनी तेजी से आकर वो हिट करेगी और फिर उतना ही उसे बाउंस बैक मिलेगा। ठीक है, और इसी तरह से रबर बैंड की एग्जांपल थी, जितना स्ट्रेच करेंगे आपको पता है कि इसकी लेंथ बहुत ज्यादा हो गई स्ट्रेच करने में, ये उतना ही रिस्टोर करने में फोर्स अप्लाई करेगा ऑब्जेक्ट पर आकर वापस। ठीक है, तो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी हम कहते हैं जब आप पोजीशन के अकॉर्डिंगली रेफरेंस दे रहे होते हो एनर्जी का। और जब आप मोशन के अकॉर्डिंगली रेफरेंस दोगे तो वो काइनेटिक एनर्जी होगा। तो यहाँ पर हम सिंपल सा ये लिखेंगे कि वाटर स्टोर्ड इन डैम एट हाइट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, ये पूरा क्वेश्चन जो है ना एक्सप्लेनेशन इसी में कंप्लीट हो जाएगी, और ये वाला सेटअप आपको काफी जगह दोबारा से मिलेगा सेम इसी तरह से। क्योंकि हम सारी इंडस्ट्रीज के बारे में तो नहीं पढ़ते कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे एनर्जी प्रोडक्शन हो रही है, जो जो मेन है हमारे पास, जैसे इलेक्ट्रिसिटी वाला हो गया। ठीक है, और विंड मिल वाला होगा, विंड मिल जो फैन होता है वो मूव करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो भाई ये दो आपको एग्जांपल्स मिलेंगी कॉमनली इसमें, इससे ज्यादा नहीं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो आपने वाटर को हाइट पे स्टोर किया डैम में, डैम की वीडियोस हमने देखी है, उसमें पता है वाटर बहुत हाई लेवल पर होता है, फिर हम उसे जब रिलीज करते हैं तो वो इतनी हाइट से जब फॉल करता है तो उसकी ग्रेविटेशनल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक में। सो व्हेन इट फॉल्स, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, अब ये पार्टिकल जो है, अब पार्टिकल्स पहले रुके हुए थे, अब पार्टिकल्स की स्पीड बढ़ गई।
ठीक है, अब वो बहुत तेजी से जाकर किसी चीज को हिट करेंगे। अब वो किसे हिट करेंगे? जो फैन होता है बेसिकली। अब नॉर्मली क्या होता है कि फैन को हम इलेक्ट्रिसिटी से मूव करते हैं, मतलब हम बटन ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी आती है, मोटर की एग्जांपल ले लो आप, तो वो रोटेट करना शुरू कर देती है। अगर आप इसका रिवर्स करो, जैसे साइकिल है, साइकिल के जो पैडल होते हैं उसमें हम उसे खुद रोटेट करते हैं। ठीक है, तो जब आप खुद रोटेट करोगे तो ये प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा, मतलब आपकी एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही होगी। ठीक है, अभी तो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं फैन को रोटेट करने में, लेकिन अगर आप खुद रोटेट करना शुरू कर दो उसे, ठीक है, तो वो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। ठीक है, आउटपुट में जितनी हमें मिल रही है उतनी तो खैर नहीं होगी, लेकिन कुछ ना कुछ वैल्यू होगी जरूर। तो इसी तरह से जब ये फॉल करेगा और इसमें जो काइनेटिक एनर्जी होगी, इसकी हेल्प से वो जो टरबाइन हम कहते हैं, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा शिप में एक बड़ा सा फैन प्रोपेलर होता है, इसी तरह से टरबाइन एक आपके पास सेटअप होता है, उसमें भी बहुत बड़ा फैन कनेक्ट होते हैं। ठीक है, बड़े बड़े फैंस होते हैं और जब उन पे वाटर आकर हिट करता है उनके ब्लेड्स पे तो वो रोटेट करते हैं, और उनकी एक रोटेट करने में ही अच्छी खासी एनर्जी जनरेट हो जाती है। ये नहीं कि उन्हें बहुत तेज रोटेट करना पड़े, उनकी एक रोटेशंस भी काफी एनर्जी जनरेट कर सकती है, क्योंकि उनका साइज बहुत बड़ा है। So when it falls, gravitational potential energy converts into kinetic energy and it helps to rotate the turbine। ठीक है, सिर्फ वही टर्म्स हम लिख रहे हैं जो हमारे पास मार्किंग स्कीम में भी होती है और जो जिसका आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हम फैन वगैरह ये नहीं लिखेंगे, हम सिंपल टरबाइन लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि टरबाइन की अंदर डिटेल नहीं हमने पढ़नी कि क्या क्या चीजें उसमें होती है, बस हम उसे टरबाइन कह रहे हैं सिंपल। रोटेट्स द टरबाइन एंड दिस रोटेशन ऑफ टरबाइन generates इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इसमें भी कुछ ऐसा नया नहीं होगा कि जैसे पहली बार हमने सुना हो। मोस्टली हमें पता होगा, पर कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं कि जो पहली बार देख रहे होते हैं, लेकिन सेटअप हमें मोस्टली पता ही होते हैं। और इसके जो नेक्स्ट वाला पार्ट है ये भी आपको अक्सर पेपर में नजर आएगा। ये भी कोई नया सवाल नहीं है, ये भी रिपीटेड ही है। अब इसमें लिखा हुआ है फॉर द मेथड यू चोज इन पार्ट ए स्टेट वन एडवांटेज वन डिसएडवांटेज ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इन दिस वे। ये वाला भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत आसान होता है जो भी आप मेथड सेलेक्ट करोगे। अब कुछ लोग वाटर वेव्स वाला मेथड लिख देते हैं कि सी वाटर की वेव्स हैं, उनको हमने सेट किया, जब वो मूव करेंगी स्पीड से तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ठीक है, कुछ लोग वो एग्जाम्पल भी लिख देते हैं। हमने डैम वाली लिख ली, सिंपल है, क्योंकि वो हम सुनते और देखते आ रहे हैं, पढ़ते भी हैं। सेम वही पाकिस्तान स्टडीज में भी आपने पढ़ा होगा। तो अब यहाँ पर जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात हो रही है, इसमें सिर्फ आपने एक स्टेट करना है, एक्सप्लेन नहीं करना, बस नाम लिखना है। ठीक है, तो आपके पास एडवांटेजेस में ये होगा कि इसमें कोई पॉल्यूशन नहीं हो रहा, पहली बात तो ये। ठीक है, कुछ जलाना नहीं पड़ रहा, ठीक है, कुछ बर्निंग कुछ कंबशन का रिएक्शन नहीं हो रहा। तो जब कोई पॉल्यूशन नहीं है तो कोई ग्रीन हाउस गैस भी नहीं होगी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। और एक और चीज, इसमें जो हम वाटर यूज कर रहे हैं ये रिन्यूएबल है, मतलब वाटर तो हमारे पास सी में बहुत सारी क्वांटिटी में है, तो उसे दोबारा दोबारा यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम रिन्यूएबल रिसोर्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ एडवांटेजेस आ गए, इनमें से कोई भी एक लिख दोगे आपको मार्क मिल जाएगा। डिसएडवांटेजेस पर आते हैं, तो डिसएडवांटेजेस का मत इसमें ये होगा कि एक तो इसका सेटअप जो है वो कॉस्टली होगा। फर्स्ट टाइम इसकी जो कंस्ट्रक्शन होगी वो कॉस्टली होगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा सेटअप होता है, छोटा मोटा नहीं है।
कॉस्टली कंस्ट्रक्शन होती है इसकी, और दूसरी बात है कि इसके लिए आपको एक स्पेसिफिक स्पेस चाहिए होगा। मतलब आप इसे कहीं भी सेट नहीं कर सकते, वहां पे वाटर के रिजर्व्स होने चाहिए, वहां पे सेटअप किया जाता है। अदरवाइज आप कहीं और सेटअप कर दोगे तो फिर इतना सारा वाटर आप कंटेन करके किस में लाओगे। तो फिर वही बात हो जाएगी कि जो एनर्जी जनरेट की वो आपने फ्यूल के फॉर्म में व्हीकल्स में लगा दी। ठीक है, नियर वाटर रिजर्व्स भी आप लिख सकते हो या इस तरह से। और ये भी आप लिख सकते हो कि जहां पर वाटर रिजर्व्स नहीं है तो वहां पर ये चीज काम ही नहीं आएगी। ठीक है, तो ये भी हम इसके बारे में लिख कह सकते हैं। तो सेम वही बात हो गई। उसके बाद ये पूरा ही क्वेश्चन जो है ना आपके पास, ये पूरा रिपीटेड आइडिया है, ये आपको पास पेपर में दो तीन जगह पर और नए पेपर्स में मिल जाएगा, ज्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा। तो ये सारी चीजें रिपीटेड है। और इसमें आप देखो डिस्क्रिप्शन लिखनी है, आपने अभी पढ़ा भी नहीं है इतना, लेकिन आपको उसके बारे में पता है, जर्नल ही है। ठीक है, तो अब आपने इसमें उन सोर्स के नाम लिखने जिनका मेन जो है वो सोर्स सन नहीं है, मतलब सन उन्हें एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहा। ठीक है, और उन्होंने कहा है स्टेट टू मेथड्स ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल पावर, जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो, और उनका मेन सोर्स सन नहीं है। ठीक है, अभी जैसे हमने इतने सारे नाम लिखे, उसमें से आपके पास जो है वो, अब जैसे सोलर की बात करें तो सोलर इलेक्ट्रिसिटी देता है हमें, लेकिन वो खुद सोलर से यानी सन की एनर्जी पर डिपेंड कर रहा है, तो सोलर नहीं लिखेंगे। विंड भी नहीं लिख सकते, क्योंकि विंड में क्या होता है कि पार्टिकल्स को जो थर्मल एनर्जी मिलती है उसकी वजह से वो फास्ट मूव करते हैं। तो विंड भी इसमें नहीं लिखना, गलत हो जाएगा। इसी तरह से वाटर वेव्स होती हैं, उन्हें भी क्या होता है कि सन से एनर्जी मिलती है, उनकी जो है वो वेव्स हाई हो जाती हैं डे टाइम में। और जिस तरह अभी हमने रात की बात की, तो टाइडल वेव्स आप लिख सकते हो, क्योंकि इसमें जो है वो मून एज अ सोर्स हम यूज करते हैं। ठीक है, और अगर टाइडल भी नहीं लिखना चाह रहे आप, तो आप जियो थर्मल लिख सकते हो, क्योंकि जियो थर्मल होती है अंडरग्राउंड रॉक की एनर्जी, क्योंकि वो तो उन्हें कोर से मिल रही है, जो अर्थ का कोर है वहां से मिल रही है। सन तो क्योंकि ऊपर है ना, अंडरग्राउंड तो नहीं जाती सन की एनर्जी डायरेक्ट। तो जियो थर्मल आप लिख सकते हो। न्यूक्लियर भी लिख सकते हो, और टाइडल। ठीक है, तो ये 7 मार्क्स का बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपके पास 2023 के पेपर में भी आया है। ठीक है, और इसके अलावा आप इसमें और देखोगे। अब आप इसमें ये वाला क्वेश्चन देखो, इन्होंने प्रेशर की बात की है, इसमें आपने प्रेशर को डिफाइन करना है। ठीक है, नोट्स में हमने लिखा है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, 1 मार्क हो गया। नोट्स में से डेफिनेशन आप लिख देना, सिर्फ ये नहीं लिखना, इस पे भी मिल जाते हैं कभी कभी मार्क, लेकिन आप पूरी डेफिनेशन लिखना, क्योंकि उन्होंने कहा डिफाइन। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं डिस्क्राइब हाउ प्रेशर इन अ लिक्विड वेरीज विद इट्स डेप्थ एंड विद इट्स डेंसिटी। तो प्रेशर इन लिक्विड का फॉर्मूला था ये वाला। अब इसमें उन्होंने दो फैक्टर्स की बात की है, एक तो उन्होंने कहा है डेप्थ, और एक कहा है डेंसिटी। ठीक है, तो डेप्थ और डेंसिटी दोनों में से कुछ भी बढ़ाओ प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखोगे कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेप्थ के, तो अगर डेप्थ बढ़ती है तो प्रेशर भी बढ़ना चाहिए। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि ये आपको पता है, फॉर्मूला से नजर आ रहा है। और प्रेशर डायरेक्टली है डेंसिटी के, अगर डेंसिटी बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक है, जैसे वाटर में हम डाइव करते हैं तो वो हमारे लिए एक नॉर्मल है, लेकिन अगर आप एक ऑयल में डाइव कर दो तो वो नॉर्मल नहीं होगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी बिल्कुल अलग होगी। ठीक है, आप ग्लिसरीन में डाइव कर दो, उसकी डेंसिटी अलग होगी, वो थोड़ा थिक होगा। हनी में डाइव कर दो, वो थिक होगा, उसमें स्विम करना और मूव करना आसान नहीं होता।
वाटर के कंपैरिजन में, तो डेंसिटी चेंज होने पे प्रेशर की वैल्यू भी डिफरेंट हो जाती है। अब आप देखो, अभी ये वाला क्वेश्चन आपने किया था, ठीक है, फिर से ये वाला क्वेश्चन अभी एक और पेपर में आपको मिला है, एग्जैक्टली सेम है। क्योंकि हमारे पास इतने सारे नाम ही नहीं है कि इसमें बहुत सारे नाम याद करने लिमिटेड है, तो वही रिपीट होते रहते हैं। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें कुछ नया नहीं है। इससे आपको ये पता चल गया कि ये वाला क्वेश्चन काफी फ्रिक्वेंटली रिपीट होता होगा, क्योंकि अगले ही पेपर में इन्होंने दे दिया। ये भी नहीं कि एयर वाइज गैप दिया हो। अच्छा, अब इसमें से आपके पास उन्होंने एक क्वेश्चन दूसरे फॉर्म में दिया है, स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन इज रिन्यूएबल। ठीक है, इसमें आपने बताना है कि कौन सा मेथड रिन्यूएबल है, कौन सा नहीं है। ठीक है, अब जैसे वो कह रहे हैं न्यूक्लियर पावर स्टेशन, तो ये वाला मेथड अभी हमने वैसे यहाँ लिखा कि ये नॉन रिन्यूएबल में आता है, तो ये चीज़ तो हमें पता है। तो ये हमारे पास रिन्यूएबल तो नहीं है। अब इसका रीजन वैसे आप जब न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ोगे तो और ज्यादा क्लियर समझ आ जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप इसके बारे में बस इतना याद रखो कि न्यूक्लियर रिएक्शन खुद से स्टार्ट नहीं होता, उसे करना पड़ता है। और उसे करने के लिए हमें एक न्यूट्रॉन चाहिए होता है। ठीक है, क्योंकि अभी रिएक्शन तो हम न्यूक्लियर फिजिक्स में जाके पढ़ेंगे, तो इतनी ज्यादा कोई डिटेल भी नहीं लिखनी है आपने आपने बस इतना लिखना है, टू ट्रिगर द रिएक्शन न्यूट्रॉन इज रिक्वायर्ड। बस आपने अभी इतना याद रखना है। तो ये खुद से नहीं होगा, करना पड़ेगा। ठीक है, और ये लिमिटेड है, क्योंकि न्यूट्रॉन चाहिए। अब न्यूट्रॉन ऐसा तो है नहीं कि हमें हर जगह आसानी से मिल जाए, तो इसके लिए आपको पूरा एक प्रॉपर सेटअप करके ये परफॉर्म करना पड़ेगा, तब जाके एनर्जी जनरेट होगी। और वेव्स इन द सी तो रिन्यूएबल है, क्योंकि तो नेचुरल है। और सी वेव्स या वाटर वेव्स, और वो तो हर वक्त ही अवेलेबल है, जब चाहे आप यूज कर लो। तो ये आपके पास देखो 9 मार्क का एक और आसान क्वेश्चन था, कुछ भी ज्यादा नहीं करना पड़ा, सिंपल डिस्क्रिप्शंस थी, कोई क्वेश्चन कुछ कैलकुलेशन नहीं, तो सबसे आसान सेक्शन यही होता है इसलिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आपके पास बहुत फ्रिक्वेंटली सॉल्व होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, कैलकुलेशन वाले पार्ट भी हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो हमने रीसेंट टॉपिक्स किए हैं, अभी हम फिलहाल उनके क्वेश्चंस की बात करें। जैसे कल हमने इक्विलिब्रियम किया था, तो ये इसकी कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम आ गई। ठीक है, यहाँ पर आपने कॉपी पेस्ट करनी है 2 मार्क की। अब इसमें बस आपके पास काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला और पावर का फॉर्मूला ये रह गया है, और एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट। बस ये 4 चीजें छोटी छोटी रह गई हैं इसमें, तो ये हमारे पास कंप्लीट हो जाएंगी। और उसके बाद जो है वो बस इसके हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने। ठीक है, तो इसके अलावा आपके पास जर्नल फिजिक्स में और कुछ भी नहीं है, यही एक लेंदी सेक्शन था, चैप्टर वाइज टॉपिक्स वाइज इसमें सबसे ज्यादा थे। तो ये आपके पास यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, कुछ 3 4 चीजें जो बताई हैं मैंने आपको वो कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, और उसमें भी कुछ इतना मुश्किल नहीं है, बस काइनेटिक एनर्जी का एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, हाफ एम बी स्क्वायर, वो याद करना है। पोटेंशियल एनर्जी का एम जी एच है, वो भी बहुत आसान है। तो उसमें मतलब आपको बस 10 12 मिनट लगेंगे पढ़ने में, वो कंप्लीट हो जाएगा। और बस उसके क्वेश्चंस आपने अब इस टॉपिकल से प्रैक्टिस करने हैं, आप लेटेस्ट वाले क्वेश्चन से शुरू करो। ठीक है, क्योंकि 2023 में सिलेबस चेंज हुआ है, तो आप पहले नए क्वेश्चंस देख लो किस टाइप के हैं, फिर उसके बाद आप इस तरह से रिवर्स ऑर्डर में चलते जाओ। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, इसमें जो नहीं समझ आए फिर आप सेंड कर दो कि ये वाला क्वेश्चन नहीं हो रहा है, इसमें क्या कंफ्यूजन है। तो इस तरह डेली बेसिस पे आप 3 4 क्वेश्चंस करते रहोगे, तो एग्जाम तक आपके पास ये पूरी फाइल सॉल्व हो जाएगी, उससे पहले हो जाएगी,
लेकिन प्रैक्टिस आप डेली करोगे तो। ठीक है। ओके। जैसे अगर आप दो क्वेश्चंस भी डेली कर रहे हो, जैसे जर्नल फिजिक्स की अगर सिर्फ बात करें, जर्नल फिजिक्स के आपने रोज दो किए, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी है, तो आपके पास एक मंथ में कितने हो जाएंगे, 60 क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है। तो वो काफ़ी है, 60 क्वेश्चंस कम नहीं है, 60 क्वेश्चंस। और उसमें से कुछ ऐसे होंगे कि छोटे छोटे होंगे, तो आप कभी कभार चार पांच भी क्वेश्चंस कर लोगे एक दिन में। जैसे अभी हमने ये दो किए तो बहुत छोटे थे, इनमें कोई इतना टाइम नहीं लगा हमें। तो जब आप ये करते हो तो उससे ये होता है, कॉन्फिडेंस आता है, आप बोलते हो तो आसान है, दो तीन और देखते हैं। तो फिर एक दिन में चार पांच भी हो जाते हैं। तो अगर आप दिन के चार पांच क्वेश्चंस कर रहे हो तो ऑन एवरेज आप 120 क्वेश्चंस कर लोगे एक मंथ में। ठीक है। और हर पेपर में ऑन एवरेज अगर आप देखो तो दो क्वेश्चंस आते हैं जर्नल फिजिक्स के। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 30 पेपर्स भी करोगे तो 30 पेपर्स में 60 क्वेश्चंस बनते हैं जर्नल फिजिक्स के ऑन एवरेज। क्योंकि हमारे पास हर साल तीन वेरिएंट्स आते हैं, तो एक साल में आपके पास 6 पेपर्स होते हैं, 6 पेपर्स बन जाएंगे। तो 10 ईयर्स के पेपर सॉल्व हो जाएंगे इस तरह से आपके पास। बहुत आसान सा फॉर्मूला है। तो डेली ऑन एवरेज तीन चार पांच क्वेश्चन जितने आपके लिए आसान होते हैं वो करो आप जर्नल फिजिक्स के। जब तक हम दूसरा सेक्शन कंप्लीट कर रहे हैं तब तक जर्नल को आप मैक्सिमम कवर कर लो। फिर जब हमारे पास एक और सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद आप दोनों के कंबाइन सॉल्व करना शुरू कर दो, जर्नल के ज़्यादा दूसरे के कम, क्योंकि जर्नल का वेटेज ज़्यादा है। ठीक है। और अगले टॉपिक के वेटेज पर डिपेंड करेगा उसके क्वेश्चंस कितने आते हैं। ठीक है। अभी जैसे आप इसमें देखो 222 पेजेस हैं, ये 2016 से 23 तक का जो है वो बुकलेट है पूरी कंप्लीट। तो बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है करना इसे कंप्लीट।